Dear students, now we are going to study about the next type of cellular structure, the nucleus. Nucleus can be observed easily under the low power microscope, and like I have shown here a cell, and this dot or this round structure is representing this nucleus. इसी राउंड स्ट्रक्चर को हमने यहाँ इस सेल में भी दिखाया है. आप देखें ये एक सेल है और यहाँ पर एक सेंटर में आपको एक राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. This is the nucleus which can be easily reported under low power microscope. The nucleus was first of all discovered by Robert Brown in 1831 और यहाँ पर हम एक और साइंटिस्ट का नाम मेंशन करेंगे. That was the Fleming. Fleming studied the nucleus and he stained this nucleus with various dyes. He observed that this nucleus is containing a thread-like structure. ये आपको दिखाई दे रहा है, इस न्यूक्लियस में एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है. एंटेंगल्ड मास दिखाई दे रहा है. दिस एंटेंगल्ड मास, दिस थ्रेड-like structure is known as the chromatin and it was observed by or explained by the Fleming. Okay? अब जो ये न्यूक्लियस आपको इस सेल में दिखाई दे रहा है, ये सेल अभी इंटरफेज स्टेज में है. आप इसी यूनिट में एक चैप्टर सेल डिवीजन पढ़ेंगे. वहाँ पर आप स्टडी करेंगे कि एक सेल जब मैच्योर हो जाती है तो वो स्प्लिट हो जाती है 2 डॉटर सेल्स में या 4 डॉटर सेल्स में वो डिवाइड होती है. तो सेल डिवीज़न जब होता है उसके लिए पहले अपने आप को सेल डिवीज़न के लिए तैयार करती है. तो यहाँ पर जो ये सेल दिखाई गई है ये एक सेल की इंटरफेज स्टेज है. सेल डिवीजन में एक स्टेज आती है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है अपने आप को डिवाइड करने के लिए. ये वही स्टेज दिखाई गई है. सो दिस इज द दिस न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ एनी सेल मीन्स प्रायर टू द सेल डिवीजन. एंड हेयर यू कैन नोटिस दैट दिस न्यूक्लियस इज कंटेनिंग द थ्रेड-like स्ट्रक्चर. लेकिन जैसे ही इस सेल को जब ये अपनी इंटरफेस कंप्लीट कर लेती है, यानी अपने आप को ये सेल डिवीज़न के लिए पूरी तरीके से तैयार कर लेती है, देन यू विल नोटिस इन दिस न्यूक्लियस दैट देयर इज दिस थ्रेड-like स्ट्रक्चर कन्वर्टेड इनटू 4 आर्म्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज द क्रोमोसोम. जैसे आपको यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं. ये क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स एक्चुअली इसी थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर से डेवलप हुए हैं. ये स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा इंटरफेज में जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीज़न के लिए. और इस तरह के स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस के अंदर जो इसी थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर से डेवलप हुए हैं, ये तब आपको दिखाई देंगे जब सेल ने डिवाइड करना शुरू कर दिया है. और ये पूरी सेलुलर डिटेल, सेल कैसे इंटरफेज में अपने आप को प्रिपेयर करती है, सेल किन किन स्टेजेस से होकर अपने आप को डिवाइड करती है, ये आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टडी करना है. लेकिन अभी हम सिर्फ न्यूक्लियस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि इस न्यूक्लियस में कौन कौन से कंटेंट है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है. ओके, बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस वी आर गोइंग टू मेंशन ए फ्यू एग्जांपल्स हियर. वैसे तो आपने हर सेल में एक, जैसे यहाँ पर आपको एक डॉट दिखाई दे रही है या यहाँ एक न्यूक्लियस से दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गेनिजम्स की सेल्स जो होते हैं उनमें देयर इज़ ओनली 1 न्यूक्लियस पर सेल. हर सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. देयर आर ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच मे हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस. जैसे इसमें एक एग्जांपल हम देते हैं ऑर्गेनिज्म. ये एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, ओपेलाइना. और यहाँ पर इस ओपेलाइना के पास आपको बहुत सारे न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं. मीन्स इट इज़ ए मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल. ओके, तो न्यूक्लियस एक होता है. नॉर्मली दिस इज 1 पर सेल बट इट मे बी मोर देन 1. जैसे ओपेलाइना में बहुत सारे हैं. और पैरामीशियम, जिसको आप बहुत बार अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दिस इज ए सीलिएटेड प्रोटोजोएन. सीलिया होते हैं इसके सरफेस पे. ये एक यूनिसेलर प्रोटिस्ट है और इस पैरामीशियम के पास 2 न्यूक्लियाई हैं. तो ये वेरी करता है सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, के न्यूक्लियस का नंबर कितना होगा. ऐसे ही 2 एग्जांपल्स और हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं. ये एक सीव ट्यूब है. प्लांट किंगडम में एक प्लांट, सभी प्लांट्स के पास जो
वस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके पास दो स्पेशल टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है और फ्लोएम एक फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। तो उसी फ्लोएम टिश्यू के पास ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और इस फ्लोएम टिश्यू हैज़ ए स्पेशल सेल नोन एज सीव सेल और यही सीव सेल हमने यहाँ दिखाई है। और ऐसे ही हमारे आरबीसीज जो रेड कलर की हैं और जिनकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये दो सेल्स ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, जैसे सीव ट्यूब इन प्लांट सेल्स, प्लांट किंगडम एंड अवर आरबीसीज। लेकिन आरबीसीज हमारी जब मैच्योर हो जाती है, यंग आरबीसीज की हम बात नहीं कर रहे हैं, जैसे ही आरबीसीज मैच्योर होती हैं दे लूज देयर न्यूक्लियस, दे आर ई न्यूक्लिएटेड सेल। जब किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है तो ऐसी सेल्स को हम ई न्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं, जैसे हमारी मैच्योर आरबीसीज। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दिस न्यूक्लियस इन डिटेल। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम है, आप इस डायग्राम को देखिए। ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर डिटेल में दिखाया गया है। न्यूक्लियस इज शोन हेयर इन डिटेल। तो जैसे यहाँ इस पार्ट को हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, ये सबसे बाहर की बाउंड्री हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसका ये कंटेंट साइटोप्लाज्म, इसका मैट्रिक्स। और यहाँ पर ये आपको एक बाउंड्री दिखाई दे रही है जिसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं और फिर इसके अंदर ये न्यूक्लियस का कंटेंट है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ न्यूक्लियस दिखाया है। तो अगर ये इसकी बाउंड्री है, न्यूक्लियस की बाउंड्री है जो यहाँ पे आपको रेड या ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है, इस बाउंड्री से यहाँ बाहर का एरिया ये वाला, दिस एरिया, इट इज रिप्रेजेंटिंग द साइटोप्लाज्म। ये सेल का साइटोप्लाज्म हुआ, ठीक है। और इस बाउंड्री के अंदर का जो एरिया है ये न्यूक्लियस का कंटेंट रिप्रेजेंट करता है। सो नाउ लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ दिस न्यूक्लियस। सबसे पहले आप इसके बाउंड्री को देखिए, ये इसका न्यूक्लियर एनवेलोप है, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियस को बाउंड करने वाला, उसके कंटेंट को साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से अलग करने वाला जो ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, दिस बाउंड्री पिंक कलर से जो रिप्रेजेंट की गई है, दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलोप। और इस न्यूक्लियर एनवेलोप में आप देख सकते हैं कि ये इसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं। एक तो आपको ये बाहर का आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, यानी कि डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलोप। इट इज हैविंग टू लेयर्स, आउटर लेयर ये आउटर मेम्ब्रेन हुआ और ये वाला जो एरिया है, ये जो लाइन है, ये इसके इनर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है। तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके मेम्ब्रेन को, इसके बाहर की कवरिंग को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलोप। और अब आप देखिए, इस न्यूक्लियर एनवेलोप को हमने कंटिन्यूस नहीं दिखाया, जैसे यहाँ पे हमने इसको एक कंटिन्यूस लाइन दिखाई है, ये कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि इसमें आपको बीच बीच में स्पेसेस दिखाई दे रही है। यू कैन सी हियर आई हैव शोन द गैप्स। जैसे ये मेम्ब्रेन है, इसके साथ यहाँ पर हमने गैप्स दिखाए हैं, ठीक है। तो ये जो गैप्स हैं, ये गैप्स इन आउटर और इनर मेम्ब्रेन की जो बाउंड्रीज हैं ये फ्यूज कर गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक गैप बन गया है, ये वाला स्पेस बन गई है। द स्पेस इज नोन एज द न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर है, ओके। इट इज नॉट ए कंटिन्यूस लाइनिंग बट इट इज हैविंग स्पेस इन बिटवीन, जिसको आप न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें, यहाँ पर पूरे न्यूक्लियर एनवेलोप के बाहर वाली जो लेयर है, जिसको आप आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, हमने यहाँ पर छोटे छोटे कुछ ग्रेन्यूल्स दिखाए हैं। एक्चुअली दीज आर द राइबोसोम्स, वही प्रोटीन फैक्ट्रीज द राइबोसोम्स। और यहाँ ध्यान रखिएगा, ये ATS टाइप के राइबोसोम्स हैं। ये यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस का एनवेलोप है, क्लियर कट आपको न्यूक्लियस दिखाई देता है। और ये यूकैरियोटिक सेल, जो भी राइबोसोम्स इसके पास होते हैं वो ATS टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। लेकिन हमने इसी यूकैरियोटिक सेल में दो ऐसे सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं
जैसे क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियम विच हैज 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों टाइप के ही आपको राइबोसोम्स दिखाई देंगे, 70s एंड 80s। मेजोरिटी 80s टाइप के राइबोसोम्स की होती है, जो न्यूक्लियस के एनवेलोप पर, जो साइटोप्लाज्म में, या जैसे यहाँ पर आप देखिए इसी न्यूक्लियर एनवेलोप के साथ हमने ये एक ब्रांच्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी दिखाया है जिसको आप पढ़ चुके हैं। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। और ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके सरफेस पे आपको राइबोसोम्स दिखाई देते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही एरियाज में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया है। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको यहाँ पर भी इन सभी मेम्ब्रेन्स के पीसेस के ऊपर आपको ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो करना होता है। क्लियर है? तो ये तो हुआ इसका न्यूक्लियर एनवेलोप, जो बीच बीच में जिसके स्पेसेस हैं जिसको आप न्यूक्लियर पोर कहते हैं, एक डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग है और जिसके सरफेस पर राइबोसोम्स हैं, जो एक प्रोटीन फैक्ट्री है और 80s टाइप के राइबोसोम्स हैं। अब इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक मटेरियल, सेमी फ्लूइड जेल जैसा एक मटेरियल फिलअप किया गया है, येलो कलर से इसको दिखाया गया है। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ दिस न्यूक्लियस एंड दिस मैट्रिक्स इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में वो सभी रॉ मटेरियल्स, इट हैज ऑल द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA। यहीं पर DNA की सिंथेसिस होनी है, यहीं पर RNA की सिंथेसिस होती है, राइबोसोम्स की फॉर्मेशन यहीं पर होती है। तो जो भी मटेरियल DNA, RNA, राइबोसोम्स को बनने के लिए चाहिएगा वो सारा रॉ मटेरियल्स यहाँ पर इस न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। ओके, इट इज द साइट फॉर रेप्लिकेशन ऑफ DNA की कॉपी करने में हेल्प करता है। जो भी मटेरियल यहाँ से उसको मिलेंगे, इट विल ऑल्सो हैव द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए यहाँ पर मटेरियल है। और राइबोसोम्स यानी जो प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं जो ये आपको सरफेस पर दिखाई दे रही है, ये राइबोसोम्स भी यहीं से बन के आए हैं इसी एरिया में। तो ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर रॉ मटेरियल्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स के साथ साथ एक ऐसी स्पेस भी प्रोवाइड कर रहा है जो DNA, RNA या राइबोसोम्स फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, अब देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए आपको थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर भी बीडेड दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर बीड्स दिखाई दे रहे हैं ऐसे सभी के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, ये वही स्ट्रक्चर है जो फ्लेमिंग ने नोटिस किया था। फ्लेमिंग साइंटिस्ट, ही नोटिस दिस स्ट्रक्चर एंड दिस इज द क्रोमेटिन। ये कुछ ऐसा है, ये बीड ऐसे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर और ये बीड्स। और इस बीडेड थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में आप 12th क्लास में स्टडी करेंगे। अभी आप याद रखिए ये क्रोमेटिन है और इसमें मेनली 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स, और इसके साथ साथ DNA। DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस एक किसी भी सेल का, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये सेल का मास्टर ऑर्गेनेली कहा जाता है, मास्टर कंट्रोलर ऑर्गेनेली कहा जाता है। कंट्रोलर इसलिए क्योंकि इसके पास जो ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन, इस क्रोमेटिन के पास जो कि DNA से बना है, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन है पूरी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। DNA विल डिसाइड what type of proteins will be synthesized and the proteins will handle all the working of a cell। किसी भी सेल की वर्किंग कैसे होती है, कोई सेल क्या काम करती है, वो उसके प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं। प्रोटीन्स एक्चुअली वर्किंग प्रोटीन्स होते हैं, उसको स्ट्रक्चर देते हैं, उसको फंक्शन देते हैं। लेकिन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन, किस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन इस DNA के पास है। तो दिस इज द जेनेटिक मटीरियल। लेकिन आपको ये किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये आपको क्रोमेटिन की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। क्रोमेटिन एक बीडेड थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है। ये बीड्स किस चीज़ से बने हैं, ये सारा डिटेल आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी याद रखें कि दिस क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ द DNA,
positively charged histone proteins and a few non-histone proteins. Non-histone proteins. ओके, अब इसके साथ आप ध्यान से देखिए, ये दो स्ट्रक्चर्स और दिखाए गए हैं। ये एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आपको कोई इसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं दिखाई गई है। ओके, जैसे अगर हम एक न्यूक्लियस दिखाते हैं और उसमें अगर यहाँ पर बाउंड्री दिखाओगे तो वो कुछ ऐसा नहीं है। इट इज ए मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर एंड दिस मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर इज नोन एज द न्यूक्लियोलस। आपको जब आप न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो आपको ये कुछ अमोर्फस सा एरिया दिखाई देता है, कोई फिक्स शेप भी नहीं है इसकी। तो ये एक डार्क सा एरिया, इसको आप न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है और एक सेल में ये न्यूक्लियोलस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दो दिखाई हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। प्लूरल अगर आप इसको वर्ड यूज़ करेंगे तो ये न्यूक्लियोलाई कहलाती हैं। दीज आर नोन एज न्यूक्लियोलाई, और सिंगुलर में आप इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस, दो न्यूक्लियोलाई दिखाई दे रही हैं। नाउ व्हाट इज रोल ऑफ दीज न्यूक्लियोलाई? दीज आर द साइट फॉर आरएनए फॉर्मेशन, राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन। राइबोसोम याद कीजिए यहाँ पर है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री है और राइबोसोम्स दो मेन कंपोनेंट से बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन्स। तो जो ये राइबोसोम्स को बनाने के लिए आरएनए चाहिए, इन प्रोटीन्स, इन फैक्ट्रीज को बनाने के लिए जो आरएनए की जरूरत है, मतलब जो राइबोसोम्स को बनाने के लिए दो कंपोनेंट चाहिए, एक तो प्रोटीन्स और एक आरएनए। तो आरएनए जो राइबोसोम्स सिंथेसिस के लिए चाहिए वो इस न्यूक्लियोलस एरिया में बनते हैं। इसीलिए हम न्यूक्लियोलाई को राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। दे आर नोन एज राइबोसोम फैक्ट्री बिकॉज द आरएनए रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस राइबोसोम्स इज सिंथेसाइज्ड इन दिस एरिया। जितनी ज़्यादा कोई भी सेल प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिव होती है उतना ही नंबर इन न्यूक्लियोलाई का हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक न्यूक्लियोलस भी हो सकती है, एक से ज़्यादा, जैसे दो दिखाई हैं, दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये सेल कितनी एक्टिव है, प्रोटीन सिंथेसिस में कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व है। ओके, मोर न्यूमरस एंड लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेल्स विच आर एक्टिवली कैरिंग आउट द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो ये एक न्यूक्लियस का बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे सबसे बाहर की हमने कहा कि डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग, न्यूक्लियर एनवेलोप, और एक और आप पॉइंट यहाँ नोट करेंगे कि न्यूक्लियर एनवेलोप के बीच में एक स्पेस दिखाई गई है। देखिए, ये दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक लेयर के बीच में एक स्पेस है, इसको आप कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दिस इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस एंड इट इज नियर अबाउट 10 to 50 नैनोमीटर। इसका जो ये एरिया है ये 10 से लेके 50 नैनोमीटर का एरिया होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस का। और इस न्यूक्लियर एनवेलोप के बीच बीच में यहाँ पर पोर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलोप इज ऑलवेज कंटिन्यूअस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर एनवेलोप इज all over covered by the ribosomes. It has a matrix known as the nucleoblast, which is site for formation of DNA and RNA and even the ribosomes, protein factories. And it has a beaded thread जैसा structure आपको दिखाई दे रहा है। It has a beaded thread like structure, chromatin and one or more nucleoli. Okay, ये हुआ इंटरफेज न्यूक्लियर। अगर ये सेल नॉन डिवाइडिंग सेल है, इंटरफेज स्टेज में है, तब ये न्यूक्लियस कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। जैसे कि आपको यहाँ पे भी बताया गया था कि जब सेल अपने आप को तैयार करती है डिवीजन से पहले, वो आपको लगता है कि वो रेस्ट कर रही है, लेकिन वो अपने आप को तैयार कर रही होती है डिवीजन करने के लिए। उस वक्त आपको अगर उसका न्यूक्लियस दिखाया जाए तो उसमें आपको ऐसा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं। लेकिन जब सेल अपनी इंटरफेज स्टेज से बाहर निकलती है, यानी जब वो सेल डिवीजन के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाती है, तो यही थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर कुछ ऐसी शेप ले लेता है जिसको आप क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक क्रोमोसोम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं हम, ये आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसे ऐसे हमारी सेल में, ह्यूमन बींग्स की हर सेल में आपको
23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के, या टोटल आपको हो तो 46 क्रोमोसोम दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर तो सिर्फ 4 दिखाए गए हैं, लेकिन हमारे सेल में आपको ऐसे ऐसे 46 क्रोमोसोम दिखाई देंगे। और ये जो क्रोमेटिन का जो थ्रेड है, इसको अगर जैसे यहाँ पर ये 4 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर आपको ये इस फॉर्म में है, तो ये 4 थ्रेड्स हैं जिनसे ये क्रोमोसोम्स डेवलप हुए हैं। क्योंकि हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ऐसे ऐसे, तो पूरे क्रोमेटिन की अगर लेंथ देखी जाए, मतलब उन 46 क्रोमेटिन मटेरियल, 46 थ्रेड्स को अगर आप एक के साथ दूसरे के साथ जोड़ते जाते हैं, तो इट विल बी नियर अबाउट 2 मीटर इन लेंथ। हमारा डीएनए, जितना भी डीएनए है, इसकी लेंथ जो है क्रोमेटिन मटेरियल की जितनी लेंथ है, अगर आप 46 क्रोमोसोम के डीएनए को मेज़र करें तो वो लगभग 2 मीटर का डीएनए होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जब सेल इंटरफेस से सेल डिवीजन में एंट्री करती है, तब न्यूक्लियस में कुछ खास स्ट्रक्चर जिनको आप क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, इनको आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अभी आपसे बात हुई कि क्रोमोसोम्स एक्चुअली इसी क्रोमेटिन से डेवलप हुए हैं। ये जो आपको थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखाया गया था इंटरफेस में, यही थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर क्रोमेटिन, व्हेन द सेल स्टार्ट्स डिवीजन, इट विल स्टार्ट पैकिंग इटसेल्फ, अपने आप को पैक करना शुरू करता है, टाइटली पैक कर लेता है और कुछ ऐसा शेप को एक्वायर करेगा। अब अगर ये हमारे सेल है, तो इस पूरे थ्रेड जैसे मास से आपको ऐसे ऐसे 46 क्रोमोसोम हर सेल में नजर आएंगे। ओके, सो दिस इज ए सिंगल क्रोमोसोम। नाउ लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्रोमोसोम। यहाँ पे आप देखिए कि हर क्रोमोसोम के पास आपको 4 आर्म्स दिखाई देंगी। ये 1 2 3 4 4 आर्म्ड स्ट्रक्चर, 4 आर्म्ड स्ट्रक्चर। और इसका अगर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल अगर हाफ देखते हो, जैसे ये इसका एक हाफ हुआ और ये इसका दूसरा हाफ हो गया। ओके, तो इसके एक हाफ को हम कहते हैं क्रोमेटिड। 1 हाफ ऑफ दिस क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमेटिड। ये एक क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम के पास कितनी क्रोमेटिड्स हुई? एक तो ये वाला हाफ हुआ, एक ये वाला हाफ हुआ। तो दिस क्रोमोसोम इज हैविंग 2 क्रोमेटिड्स। दिस 2 क्रोमेटिड्स, एक तो ये वाली क्रोमेटिड और एक ये वाली, लंबाई में जिसका हाफ कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल हाफ ऑफ एनी क्रोमोसोम इज नोन एज द क्रोमेटिड। एंड दिस 2 क्रोमेटिड्स विच आर बिलोंगिंग टू द सेम क्रोमोसोम, दे आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये क्रोमेटिड इस क्रोमेटिड की सिस्टर क्रोमेटिड है। ओके, अब यहाँ पर सेंटर में आपको एक कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। दिस कंस्ट्रक्शन इज नोन एज सेंट्रोमियर। जैसे हम यहाँ पर लेबल कर लेते हैं, दिस इज द सेंट्रोमियर। तो आपको यहाँ पर ये 4 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं। ये चारों क्रोमोसोम्स में आपको सेंटर में कंस्ट्रक्शन दिख रही है, इसको आप सेंट्रोमियर कहते हैं। हर क्रोमोसोम के पास आपको 4 आर्म्स दिखाई दे रही हैं। 4 आर्म्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 आर्म्स इस सेंट्रोमियर से ऊपर हैं। जैसे ये दोनों आर्म सेंट्रोमियर हो गया, ये इससे ऊपर वाली आर्म्स 2 होगी, इससे नीचे वाले भी 2 आर्म्स होगी, तो ये 4 आर्म स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन अगर पूरा लेंथ वाइज देखा जाए तो इसमें 2 क्रोमेटिड्स हैं। हर क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड्स हैं उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। लेकिन अगर आप इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम में कंपैरिजन करते हैं या इन दोनों को स्टडी करते हैं, तो जैसे ये वाली क्रोमेटिड और ये वाली जो क्रोमेटिड है, ये इसकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। ठीक है, दीज आर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब जो एक क्रोमोसोम को बिलोंग नहीं करती, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। अब हमें क्रोमोसोम्स को क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, कि ये जो सेंटर में जो कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई देती है, इसकी पोजीशन के बेसिस पर हम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर वी कैन क्लासीफाई द क्रोमोसोम्स अंडर 4 कैटेगरीज। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, ये सेंट्रोमियर हुआ और इस सेंट्रोमियर की पोजीशन कुछ ऐसी है कि अपर और लोअर आर्म्स
ऊपर के दोनों आर्म्स और नीचे की भी दोनों आर्म बिल्कुल लेंथ में सेम है। वो इसलिए क्योंकि सेंट्रोमियर यहाँ पर सेंटर में लोकेटेड है, एक ऐसी पोजीशन पर है जिसकी वजह से दोनों अपर या लोअर आर्म्स एक जैसी लेंथ की हैं। सच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, दिस इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब आप यहाँ देखिए, कंपैरिजन कीजिए अपर और लोअर आर्म्स का, कि आपको ये लेंथ में बिल्कुल सेम दिखाई देती है? दे आर स्लाइटली डिफरेंट। यहाँ पर अपर आर्म्स थोड़े से छोटे दिखाई दे रहे हैं, दे आर शॉर्टर देन द लोअर आर्म्स। वो इसलिए क्योंकि सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में नहीं है, इसलिए ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल एक जैसे लेंथ के नहीं है। अब यहाँ देखिए, इसमें जो अपर आर्म्स है ये बहुत छोटी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर की पोजीशन और ज़्यादा चेंज हो गई है, लोअर आर्म्स आपको ज़्यादा लंबी दिखाई देती हैं। ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। दिस इज एक्रोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम। और एक यहाँ पर देखिए ये केस, इसमें जो सेंट्रोमियर है लगभग टर्मिनल होता है, बिल्कुल टिप पर आपको वो दिखाई देगा। जैसे अगर इसको हम दोबारा से ड्रॉ करना चाहें तो ये सेंट्रोमियर दिखाए, बहुत छोटे इसकी अपर आर्म दिखाएं और लोअर आर्म्स को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा दिखाएंगे। तो ये वाला जो क्रोमोसोम है ये टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। दिस इज नोन एज द टेलोसेंट्रिक। तो ये 4 टाइप से आप क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अगर दोनों अपर और लोअर आर्म्स इक्वल हैं, बिकॉज द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द सेंटर, such type of chromosome is known as metacentric. If position of centromere is slightly disturbed, it is not exactly in the center, it can create 2 types of conditions, slight change in upper and shorter arms or a major changes in the length of upper and lower arms. तो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देता है तो सब मेटासेंट्रिक, यहाँ पर आपको अपर और लोअर आर्म्स में ज़्यादा चेंज दिखाई देता है तो आप इसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। और अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर ही हो, जिससे कि जो अपर आर्म्स हैं बहुत छोटी हों, तो ऐसे क्रोमोसोम को आप टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कह सकते हैं। एक और यूनिक फीचर जो क्रोमोसोम से जुड़ी हुई है वो ये कि कुछ क्रोमोसोम्स में आपको एक ऐसा, वैसे तो ये पूरा क्रोमोसोम स्टेन हो जाता है, लेकिन कुछ नॉन स्टेनिंग एरियाज भी दिखाई देते हैं। ये आपको जो दिखाई गया है सेंट्रोमियर्स को हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। दिस इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन कुछ क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी मिलती है, एंड दिस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज नॉन स्टेनिंग एरिया। दिस इज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। एंड ऐसे क्रोमोसोम्स जिसके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होती है, such chromosomes are known as satellite chromosome. Satellite chromosomes, क्योंकि ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को आप सैटेलाइट कहते हैं, और ऐसे क्रोमोसोम को आप सेट क्रोमोसोम्स या सैटेलाइट क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। और इस सैटेलाइट एरिया की वजह से ही न्यूक्लियोलस बनती है। जैसे आप न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, इसको आप राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहते हैं, यहीं से राइबोसोम्स बन के जाते हैं। तो इस एरिया को बनाने के लिए इसी क्रोमेटिन मटेरियल में, यानी कि जब ये क्रोमोसोम में डेवलप हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस नजर आती हैं। दिस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस आर हेल्पिंग इन फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोलस। ओके, एक और चीज़ आप जो यहाँ पे याद रखेंगे कि सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन से बनी हुई प्लेट होती है। देखो दोनों तरफ यहाँ पर एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिखाया है ग्रीन कलर से। दिस इज द काइनेटोकोर, प्रोटीनस प्लेट प्रेजेंट ऑन द सेंट्रोमियर। और काइनेटोकोर का क्या रोल है ये आप सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
क्रोमोसोम्स के बारे में भी आप बात करेंगे और सेल की डिफरेंट स्टेजेस के बारे में भी आप वहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था। इस चैप्टर में आप सिर्फ न्यूक्लियस के स्ट्रक्चरल डिटेल पढ़ रहे हैं, लेकिन इस न्यूक्लियस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जिसे सेल डिवाइड कर पाती है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर में कवर होगा। सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू।